हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में देखेंगे और वाटर के बारे में हम कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स जानेंगे और देखेंगे एग्ज़ाम में से वाटर के लिए कहाँ से पूछा जाता है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका CSIR का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका DBT, ICMR या फिर आपका गेट का हो, तो हम वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। यहाँ से जो नीट के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि नीट में भी वाटर से रिलेटेड आता है। तो ये वीडियो ऑल इन वन है, ठीक है। और हमें वाटर के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता रहता। तो आज हम वो बहुत कुछ जानने वाले हैं। बट गाइज, सबसे पहले तो क्या होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं और उनका जो उन्हें रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता उस प्रकार से। तो ये दिक्कत है बहुत बड़ी। तो देखो, चिड़िया के बारे में सबको पता होगा। तो चिड़िया के लिए है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब चिड़िया को एक अपना घर बनाना होता है तो उसे तिनके तिनके की ज़रूरत होती है। तो गाइज, इसी प्रकार से जब आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इवन अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने लिए बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हमारा वाटर का है टॉपिक और हम इस वाटर टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर आन इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ओडरलेस एंड नियरली कलरलेस केमिकल सब्सटेंस। मतलब वाटर जो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहली बात, बना किसका होता है? H2O का। ट्रांसपेरेंट है, अगर आपका वाटर न्यूट्रल है और उसमें अगर कुछ मिक्स ना हो तो आपका जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है। एंड नियरली कलरलेस। बट एक भाई साहब थे, उन्होंने एक गाना दिया था कि आज ब्लू है पानी पानी। तो उन्होंने वाटर का कलर बताया था कि वाटर का कलर नीला होता है और इस नीले कलर के कारण ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी पर ऑलमोस्ट 71% वाटर पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर भी नियरली 70% आपका वाटर कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। तो वाटर जो होता है आपका बेसिकली इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ओडरलेस, नियरली कलरलेस होता है, ठीक है। और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अर्थ हाइड्रोस्फीयर एंड द फ्लूइड ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारा अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है उसमें 70% वाटर है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो फ्लूइड पाया जाता है, जैसे कि आपके कई ऑर्गन के फ्लूइड होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल फ्लूइड हो गया आपका, या फिर आपके ब्लड हो गया, सीरम हो गया, ठीक है। तो ये सब फ्लूइड में जो रहता है आपका वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। इट्स एक्ट एज ए सॉल्वेंट। जो वाटर होता है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। और एक थॉट आता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि वाटर एक पोलर है तो वो पोलर को ही अपने अंदर मिक्स करेगा। बट वो देखा गया है कि वाटर कुछ ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंस को भी अपने अंदर मिक्स कर लेता है जो और पोलर सब्सटेंस नहीं कर पाते। तो वाटर के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इसके लिए वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद, इट इज़ ए वाइटल फॉर ऑल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ डेस्पाइट नॉट प्रोवाइड फूड, एनर्जी और ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रेंट। सभी जीवित प्राणियों के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है, जबकि वाटर से ना ही हमें कोई भी किसी भी प्रकार का फूड मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बट ना ही इससे हमें कोई एनर्जी मिल पाती और ना ही इससे कोई हमें ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, ठीक है। बट फिर भी वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी बात हमने आगे की है, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे क्यों वाटर हमारे लिए ज़रूरी है। याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है ये, कि एक व्यक्ति को आपका 40 दिन तक पानी नहीं दिया गया, तो वो 41वें दिन उसकी डेथ हो गई थी। यानी कि इससे ये साबित होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर 40 दिन तक पानी ना दिया जाए तो वो 41वें दिन उसके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। इट्स केमिकल फार्मूला H2O, इसका जो फार्मूला है H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो आप एक बात देखो कि आप सबने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग से सब वाकिफ़ होंगे कि बिग बैंग क्या है, ठीक है ना। तो हमारी जो पृथ्वी बनी वो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी, ठीक है। और जब हमारी पृथ्वी बनी तो ये आग का एक गोला थी, खोलता हुआ गोला थी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो आग का गोला था इस पर पानी कहाँ से आया, फिर पानी आने के बाद इस पर जीव कहाँ से आए, जीव आने के बाद इस पर टेरेस्ट्रियल या फिर आपके पहाड़ कैसे बने। तो उन सब का जिक्र हम करेंगे इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। उसमें ही हम देखेंगे कि वाटर हमारा धरती पे कहाँ से आया। इंडिकेट्स दैट ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कंटेन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। इन्होंने कहा है कि जो आपका H2O होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। याद रखना, जो H2O होता है उसमें आपका 10% कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि उसमें 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, वो भी सॉलिड स्टेट में। जब लिक्विड स्टेट में होता है तब वो 2 से 3 बॉन्ड ही बना पाता है। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और जो वाटर होता है, याद रखना, वाटर की डेंसिटी 4 होती है, मैक्सिमम डेंसिटी 4 होती है। क्या होती है डेंसिटी, हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे, देखो ये आपका हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर है। याद रखना, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ये पार्शल पॉजिटिव होते हैं, आपका ऑक्सीजन पार्शल नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में आपका 104.45 एंगल का बॉन्ड, मतलब जो एंगल होता है वो बना हुआ होता है, ठीक है ना। और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड वाटर में आपके 4 बन सकते हैं, ठीक है ना, वो भी सॉलिड स्टेट में। आप इस बात को याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं और कुछ और देख लेते हैं। अब आता है कि वाटर की कितनी स्टेट होती हैं। तो आप सबको पता होगा वाटर की नॉर्मल 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड में आपका आइस आ जाता है, लिक्विड में आपका वाटर आ जाता है, एंड देन गैस में आपका वेपर आ जाती है। बट एक नंबर 4 स्टेज और पाई जाती है आपको, इसको बोलते हैं EZ स्टेट, ठीक है ना। ये आपकी आइस यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है। वैसे ये कहीं पर पूछा नहीं जाता, बट आप इसको भी याद रख सकते हो। तो अब आप कह सकते हो कि वाटर की 4 स्टेट होती हैं। वे कौन कौन से स्टेट होती है आपकी, आइस और लिक्विड के बीच की जो आपकी स्टेट होती है। तीसरी आपकी लिक्विड एंड देन वेपर, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो। जैसे जैसे आप हीट इधर की तरफ इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ये फॉर्म बदलती रहेगी, यानी कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपका वाटर पे, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखना। इसके बाद डेंसिटी की जब हमने बात की थी तो अब डेंसिटी देख लेते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। तो वाटर की डेंसिटी आपकी 997 यानी कि 997 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। कितने में से 1000 में से 997 kg पर क्यूबिक मीटर आपकी वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम डेंसिटी आपकी 4 डिग्री सी पर होती है। अब ये डेंसिटी क्या होती है, तो याद रखना, डेंसिटी इज ए द रिलेशन ऑफ द वेट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स साइज। मतलब समझो इसको,
मान लो ये आपका कोई भी क्यूब था, आपका कोई भी वजनदार चीज़ है, ठीक है। इसका सेम साइज यहाँ पर है, सेम साइज यहाँ पर है, सेम साइज यहाँ पर है, साइज तीनों में सेम है, ठीक है। बट फिर भी आप क्या देख रहे होंगे कि एक आपका ये बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, इसके बाद आपका ये जो हमारा क्यूब है, जो हमारी थिंग्स है, एक में तो डूब रही है, बाकी दो में आपकी तैर रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तीनों सेम साइज के हैं, तो रीज़न है इनका वेट। इस जो नंबर 3 पे आपका क्यूब रखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे ये पूरा डूब गया है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, जबकि इन दोनों का वेट इतना नहीं है। लेकिन आपका साइज तो आपका क्या है, यहाँ पर आपका बराबर है। तो इन्होंने इसलिए कहा कि जिसका जितना ज़्यादा साइज उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी, द रिलेशन ऑफ द वेट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स साइज। या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ मच मैटर, यानी कि मास इज पैकेड इनटू ए गिवन एरिया। यानी कि मान लो आपकी कोई इतनी सी एरिया है, अगर आप इतनी सी एरिया में लोहा फिट करोगे और उतनी ही एरिया में आप किसी प्लास्टिक को फिट करोगे, तो आप देखोगे कि लोहा भारी रहेगा कंपेयर टू प्लास्टिक। तो वहाँ पर डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? लोहे की, क्योंकि जिसका वेट जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी उतना ज़्यादा है। बट कंडीशन एक है कि आपका जो साइज है वो साइज आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसका साइज जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। बट कंडीशन एक है कि आपका साइज सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो अब इससे देखते हैं। देखो, एक आपका बीकर है, कोई भी गिलास है, ठीक है। इस गिलास में आपका हनी भी है, मिल्क भी है, वाटर भी है, ऑयल भी है। तो आपका कौन सी चीज़ कितनी भारी है उसके अकॉर्डिंग ये रखा गया है। यहाँ पर हनी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जबकि ऑयल की सबसे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हनी वेट में भारी होता है कंपेयर टू मिल्क। यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम मिल्क लें और 1 किलोग्राम हम हनी लें, तो दोनों में आपका हनी जो है वो कम साइज में फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइज, तो यहाँ पर देखो हनी के लिए कम साइज चाह रहा है 1 लीटर के लिए, मिल्क के लिए आपका ज़्यादा साइज चाह रहा है, वाटर के लिए और भी ज़्यादा साइज चाह रहा है, ऑयल के लिए इससे भी ज़्यादा साइज चाह रहा है, ऑलमोस्ट ये आपका ऊपर तक आएगा, ठीक है ना। बट वेट देखो आप, वेट हनी का ज़्यादा है। यानी कि देखो, कहने का मतलब ये था आपका यहाँ पर क्या है कि आपका चाहे ऑयल हो, वाटर हो, मिल्क हो, हनी हो, साइज 1 लीटर ही था, बट उन्होंने स्पेस किसी ने ज़्यादा घेरा, किसी ने कम घेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि जिसने कम स्पेस घेरा मगर उसका वेट ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा निकली, ठीक है ना। तो आप इसको इस बात से समझ सकते हो। अब थोड़ा और देख लो, जो पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि ये आपकी अपेंडुप ट्यूब है, इसमें आपका ब्लड भरा हुआ होता है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मतलब इसको राउंड राउंड करके घुमाना, जिससे क्या होता है, जो आपके हैवी मैटर होते हैं, जैसे आरबीसी हो गई या फिर अदर सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी वगैरह, तो वे नीचे बैठ जाती हैं पैलेट में। इस भाग को, आपका नीचे के भाग को बोलते हैं पैलेट, ठीक है। और सबसे ऊपर आपका बचता है सीरम, ठीक है। अगर आपने कभी पैथोलॉजी में काम किया होगा या फिर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो सबसे ऊपर आपका सीरम होता है, सबसे नीचे आपका पैलेट होता है जिसमें आपकी आरबीसी वगैरह आरबीसी रहती हैं, ठीक है ना। एंड बीच में क्या होता है आपका हिस्टोपैक होता है आपका, एंड कुछ मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू वेट ये नीचे बैठती चली गई। यानी कि यहाँ पर आरबीसी की डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू इस प्लाज्मा यानी कि सीरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप इस बात से भी इसको याद रख सकते हो। आई होप आपको डेंसिटी के बारे में पता लगा होगा। अगर डेंसिटी के बारे में पता नहीं लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं कि वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। कि आपने देखा होगा कि आप एक गिलास पानी लो, उसमें आइस क्यूब डालोगे तो आइस क्यूब जो होगा वो वाटर पे तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है?
ठीक है। दिस कॉज इज आइस टू हैव ए लेसर डेंसिटी देन वाटर मेकिंग इट फ्लोट्स। तो देखो यहाँ पर जो आइस की डेंसिटी होती है वो लिक्विड के मात्रा में कम होती है, यानी कि जो आपका आइस होता है वो पानी के मात्रा में कम वेट का होता है। इस बात को आप याद रखना। अब देखते होंगे नॉर्मल कोई भी, जैसे कि आप पानी में कोई प्लास्टिक डाल दो, कोई भी आप थर्माकोल का चीज़ डाल दो तो फ्लोट करता है, ठीक है। तो वो अलग किस्सा है, वो यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइस भी आपका पानी से ही बना हुआ है और आपका जो लिक्विड है वो भी पानी ही है। बट यहाँ पर जो आइस है, आइस की डेंसिटी कम है कंपेयर टू इस लिक्विड वाटर के, ठीक है ना। एक रीजन तो ये हो गया जो आपका किताब होगा। अब दूसरा सिंपल सा समझो कि इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो वाटर होता है, मैंने आपको बताया था कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है ना। उसमें आपका कोवेलेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड पाया जाता है। जो कोवेलेंट होता है वो 10% होता है, जो कि डोनर और हाइड्रोजन के बीच में होता है। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड होता है वो आपका एक्सेप्टर और हाइड्रोजन के बीच में होता है। हाइड्रोजन एक इंटरब्रिज की तरह काम करता है, अगर आपको कुछ पुराना याद आ रहा होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत पास पास बने हुए हैं, बहुत नियरली बने हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, और याद रखना कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है, ठीक है। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इसमें क्या होने वाला आपका जो आइस है ऑन रीचिंग सॉलिड स्टेट, जब वाटर सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम स्टेबल अरेंजिंग द वाटर मॉलिक्यूल फैट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अब वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि अगर आपने एक गिलास 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर को जब आप किसी बीकर में भरोगे तो वो, यानी कि वो उसके मतलब सही रहेगा। लेकिन जब आप उसी को आइस में कन्वर्ट कर दोगे तो आइस में कन्वर्ट करने के बाद जहाँ तक आपको वो बीकर भर रहा था ना, अब वो बीकर थोड़ा और ऊंचा भरेगा, यानी कि और ज़्यादा भरेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल पहले क्या थे आपस, जिस प्रकार से आपका ये समझो कि आप लोहा होता है, लोहे को आप ठोक पीट करके उसको आकार देते हो, या फिर अगर लोहा इतना मोटा था तो अगर आप उसको उस पर हथौड़ा बजाओगे तो वो इतना हो जाता है, यानी कि जो उसके बॉन्ड थे वे आपस में चिपक जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो यही काम आपका वाटर के साथ है कि जो आपको वाटर के मॉलिक्यूल थे वे क्या हुए, वो पास पास थे तो उनका वेट ज़्यादा था, ठीक है ना, कंपेयर टू आइस। तो ये मेन कारण होता है। यानी कह सकते हैं हम, जो आपका वाटर होता है वो जो आपका वाटर जो होता है जो, और उसमें जो आइस होती है वो आपकी हल्की होती है कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है ना। यानी कि सीधा सा हिसाब बन रहा है, अब जो आपका लिक्विड होता है तो सॉलिड के कंपेयर में उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है ना। तो डेंसिटी हाई होने के कारण लिक्विड की, याद रखना, यानी कि आइस की तो कम होगी डेंसिटी बट लिक्विड की यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी के कारण इन जो है आपका बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि वाटर के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज होने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में वाटर किस प्रकार से हेल्प करता है, जैसे कि नंबर 1 ले लो आपका एग्रीकल्चर। आपको पता होगा हमारा भारतवर्ष जो है, जो हमारा इंडिया है, उसमें 70% कृषि है, ठीक है ना। 70% व्यक्ति जो है किसानी करते हैं। अगर किसान को अपने खेत के लिए पानी ना मिले तो खेती नहीं हो पाएगी, और खेती नहीं हो पाई तो हमें अन्न नहीं मिल पाएगा। तो हम कह सकते हैं वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद फिशिंग एंड फूड सोर्स। आप देखते होंगे कि मछुआरे होते हैं और आपको जो समुद्र से काफ़ी प्रकार की प्रोटीन्स मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं। आप बताना कमेंट में अगर आपको पता है कि कौन कौन से प्रोटीन हम समुद्र से प्राप्त करते हैं,
ठीक है। इसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग होती है आपकी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ ले जाना। अगर आप बाई रोड लेकर के जाओगे या फिर बाई एरोप्लेन लेकर के जाओगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है कंपेयर टू हवाई, जो आपके पानी वाले जहाज़ होते हैं, ठीक है ना। पानी वाले जहाज़ों में खर्चा कम आता है। तो एक प्रकार से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा आपका साधन है वाटर। किस किस चीज़ की ट्रेडिंग होती है? ऑयल की, नेचुरल गैस या फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। इसमें आपके हथियार हो सकते हैं, ठीक है, फूड हो सकता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं। तो इन सब की हम ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद आपकी कूलिंग आ जाती है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मतलब बॉडी को कूल करने के लिए। आप देखते होंगे जब आप गर्मियों में जब टेम्परेचर 42-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो आपका शरीर से स्वेटरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी हमारी स्वेटरिंग करती है, पसीना हमारे शरीर में जनरेट होता है, तो वो हमारे शरीर को कूलिंग करने का काम करता है एक प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद इंडस्ट्रियल सिस्टम में आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर लगे हुए होते हैं जिनको वाटर की ज़रूरत होती है, या फिर किसी लैब में आपके वाटर सबसे पहले काम में आने वाला साधन होता है। कोई प्रोडक्ट बनना है तो वो वाटर से बनना है, कहीं धुलाई हो रही है किसी भी इक्विपमेंट की तो वो वाटर से होनी है, ठीक है ना। इसके बाद यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि वाटर जो है पोलर सब्सटेंस है और लाइक डिजॉल्व्स, लाइक तो करेगा ही, यानी कि पोलर को तो अपने अंदर मिश्रित करेगा ही, बट कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर मिश्रित कर लेता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन, डीएनए, पॉलीसैकेराइड्स एंड अदर केमिकल जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्स कर लेता है, यानी उनको घोल लेता है। इसके बाद आपका कुकिंग एंड वॉशिंग में काम आता है वाटर। डेली लाइफ में अपने किचन में आप कुकिंग वॉशिंग करते होंगे, नहाना धोना, तो वहाँ पर वाटर काम में आने वाला है। इसके बाद कुछ एंटरटेनमेंट में जैसा कि स्विमिंग, वोटिंग, सर्फिंग, फिशिंग, डाइविंग, स्केटिंग। स्केटिंग आपकी बर्फ़ में होती है, डाइविंग गोताखोर, फिशिंग मछुआरा, बोटिंग जो नाव चलाने वाले होते हैं। नाव चलाने से याद आया कि साउथ में आपका एक मेरे ख्याल से फंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर वोटिंग की रेस होती है, कोई सा त्यौहार होता है वो। तो अगर आपको उस त्यौहार के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा त्यौहार है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं और कुछ और देख लेते हैं वाटर में। अब वाटर के लिए ही एक प्रॉपर्टी आती है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। मतलब क्या है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का? वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लव, यानी कि वे जो वाटर को प्यार करते हो या वाटर में आसानी से घुल जाते हो, डिजोल्व हो जाते हो, उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइल्स, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब होता है फियर। ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे सब्सटेंस जो वाटर से के कांटेक्ट में ना जाते हो या फिर वाटर से रिएक्शन ना करते हो, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है आपका हाइड्रोफोब सब्सटेंस, ठीक है ना। तो आपको हाइड्रोफोबिक पता लग गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस दे रखे हैं कि जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक पोलर होता है। ये इम्पोर्टेंट है। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइल्स बोला जाता है, और जो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं उनको हाइड्रोफोब्स बोला जाता है। ये क्या काम करते हैं? रिपल वाटर मॉलिक्यूल्स, जबकि ये अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। जो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बैक्स हो सकता है आपका, ऑयल हो सकते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक में आपके साल्ट हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख सकते हो। इसमें एक पॉइंट है आपका कि वैन एडेड टू वाटर गिव्स फ्री एनर्जी गेट्स से पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि जब आप हाइड्रोफोबिक में या फिर वाटर में किसी भी हाइड्रोफोब्स को डालोगे तो वहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है। यानी कि अगर ये कोई आपका एग्जाम्पल है कि वाटर है, वाटर में जब हम ऑयल डालेंगे तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि आपकी यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी कि जो आपकी रिएक्शन होने वाली है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये क्या करता है
कि आप देखते होंगे अगर आप पानी, एक गिलास पानी लो, उसमें वाटर लो, उसमें 2-3 ड्रॉप आप ऑयल की गिराओगे तो वे कुछ समय के बाद आपस में अटैच हो जाएंगी और एक जगह आ जाएंगी। तो एक जगह पे क्यों आती हैं? क्योंकि जब वे एक जगह आ जाती हैं तब ये गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ये निगेटिव हो जाती है। जब ये गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव हो जाती हैं तो यानी कि जो रिएक्शन होती है वो हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाती है, यानी कि उसमें फिर कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और कोई भी एटम या फिर कोई भी जो आपका सब्सटेंस होता है वो आपकी मिनिमम एनर्जी में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखना। बाकी ये सब पॉइंट आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आपको यही पॉइंट बताने वाला था जो मैंने आपको इसमें बता दिया। थोड़ा आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि सॉल्वेंट नेचर पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपका वाटर होता है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पोलर होती है। जो आपके वाटर में सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनमें साल्ट, शुगर, ठीक है ना, साल्ट शुगर तो आपका पोलर है, बट ऑक्सीजन गैस एंड विनेगर आपका नॉन पोलर है। ठीक है ना, बट फिर भी जो वाटर होता है वो इनके साथ रिएक्शन करके इन्हें अपने आप में मिक्स कर लेता है। जबकि वाटर इनसोल्यूबल होता है फ्लोर के लिए, ऑयल के लिए, सैंड के लिए, स्टोन के लिए, यानी कि वाटर किसी भी कंडीशन में इनको अपने आप में मिश्रित या फिर इनसे रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है ना, इनमें मिक्स नहीं हो सकता। तो एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये CSIR में भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इवन गेट में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर की सॉल्युबिलिटी किसके लिए ज़्यादा है। तो याद रखना वैसे कि वाटर की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो आपका सब्सटेंस होता है वो जितना ज़्यादा पोलर वाटर में उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि वाटर में वो आसानी से घुल जाता है। ठीक है, वाटर में घुलना वो कहलाती है वाटर की सॉल्युबिलिटी। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है वो आपकी शुगर की दे रखी है, ऑलमोस्ट 204 यानी कि 204। देन इसके बाद आपकी अमोनिया की दे रखी है 52.6। और दोनों ही जो कैसे मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपके पोलर हैं। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि क्लोरोफॉर्म की है, देन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की है, उसके बाद आपकी यहाँ पर ये बेंजीन आ जाती है, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, सबसे लास्ट में आपकी नाइट्रोजन आ रही है। तो आप इसका चार्ट अपनी तरफ से ही बना सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शुगर, देन अमोनिया, देन क्लोरोफॉर्म, देन बेंजीन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन बेंजीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ज़रूर याद रखना, क्योंकि CSIR नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट हैं, तो आप चाहे तो यहीं पर 1 मिनट के लिए सब पॉज करके इसे देख सकते हो कि किसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। जितना सब्सटेंस ज़्यादा पोलर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ और हैं, तो आप इस डायग्राम में से मुझे देख करके बताओ कि वाटर में आप क्या क्या चीज़ घोल सकते हो। वैक्स घोल सकते हो, जो मोम होता है क्या वो वाटर में घुल जाता है? नहीं। तो जोर से बोलो ना, मन मन में ही बोलो चाहे तो। इसके बाद शुगर, हाँ शुगर घुल जाती है आपकी। देन सैंड, बालू नहीं घुल पाती। जेली नहीं घुल पाती। सॉल्ट आपकी वाटर में घुल जाती है, यानी कि वो इसमें से अगर पूछने लगे सॉल्ट या फिर शुगर किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी शुगर के कंपेयर में ज़्यादा है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है ना, इसके बाद कुछ और आपके सब्सटेंस होते हैं, इन पे चलते हैं। देखो अब आपके अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड पोलर हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये आपके नॉन पोलर हैं। ठीक है ना, अब आपको इसमें अगर सॉल्युबिलिटी पूछी जाए तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे मेन होता है तो इधर हाइड्रोजन सल्फाइड, देन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप इसको ही सही मान लोगे। बट ऐसा नहीं है गाइज। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर आप इन सब का टेम्परेचर देखोगे, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, जबकि ये भी आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। यानी कि मैंने बताया था सोल्यूबिलिटी के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका। ठीक है ना, अगर इसको भी 45
डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अमोनिया की सोल्यूबिलिटी सबसे हाई होने वाली है। ठीक है ना, तो आप इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर जब हम सबका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस करेंगे तब हमको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा वो नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, देन अमोनिया। यानी कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी अमोनिया की होने वाली है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो ये चार्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट को याद रखना, CSIR में से इस चार्ट में से पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं। अब आ जाता है आपका सॉल्यूशन का पार्ट। ठीक है ना, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बट कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है। तो एक बार पहले उन्हें समझ लेते हैं कि देखो, आपका सॉल्वेंट क्या है, जिसमें कोई चीज़ घुलनी हो। ठीक है ना, आपका सॉल्वेंट क्या है, जिसमें कोई चीज़ घुलनी हो, जैसे कि आपका वाटर हो सकता है। और सोल्यूट क्या है कि जो चीज़ हम घोल रहे हैं वो आपका सोल्यूट है। ठीक है, नहीं समझे दोबारा समझो कि मान लो आपका वाटर है, वाटर में हमें चीनी या फिर नमक घोलनी है, तो वाटर हमारा एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक स्लोगन बोला भी जाता है। इस स्लोगन को याद रखना कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जबकि सॉल्ट आपके सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, NaCl प्लस NaCl या फिर आपके शुगर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है ना, इस मिक्सचर में आपके दो मतलब कोई भी दो सॉल्यूट हो सकते हैं, 3 सॉल्यूट हो सकते हैं, या फिर 2 सॉल्वेंट 3 सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर घोलता है किसी भी सॉल्यूट को, और सॉल्यूट वो होता है जो किसी सॉल्वेंट में घुलता हो। ठीक है ना, सॉल्वेंट का एग्जाम्पल आपका वाटर है, सॉल्यूट का एग्जाम्पल आपका NaCl है। यहाँ पर और अच्छे से देखो कि आपका लिक्विड है, लिक्विड में आपका वाटर हो सकता है, सॉलिड है, सॉलिड में आपका NaCl हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है। जब दोनों को यहाँ पर मिक्स करेंगे तो आपका एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन, आई होप आपके सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये जो सॉल्यूशन होता है ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। ठीक है ना, ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक जो हम टर्म यूज करते हैं वे सॉल्यूट के, ये हम सॉल्यूट के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख सकते हो। जैसे कि हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा या फिर मोर। ठीक है ना, तो मोर का मतलब होता है, यहाँ पर सॉल्यूट की बात हो रही है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हाइपो मतलब होता है लेस, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपकी सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है। और आइसो ऐसा होता है जहाँ पर आपकी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा बराबर होती है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख सकते हो। आई होप गाइज आपको ये हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। यानी कि जो हम हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक की बात करते हैं, ये किस बेस पर करते हैं, इनका बेस होता है सॉल्यूट। ठीक है ना, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं। अब आपकी 2 टर्म आती है, एक होती है डिफ्यूजन, एक होती है आपकी ओस्मोसिस। तो देखो, डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स और वाटर दोनों का। ठीक है, यानी कि आपका पूरा सॉल्यूशन का आपका जो है ट्रांसफ़र होता है। नहीं समझ में आई, देखो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसमें आपका बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का ही मूवमेंट होता है। यह होता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन के लिए। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन में याद रखना आपका सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मूवमेंट होगा, जिसमें आपका सॉल्यूट भी प्लस सॉल्वेंट भी दोनों का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह होता है। बट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इस बात को याद रखना। इसके बाद आपका आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में आपका क्या होता है कि ओस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मूव, यानी कि ओस्मोसिस में केवल और केवल आपका वाटर का ही मूवमेंट होता है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और इसमें जो डायरेक्शन होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि ओस्मोसिस में भी हमारा किसी प्रकार की एटीपी या फिर एनर्जी नहीं लगती, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में आई होप गाइज आप अंतर समझ गए होंगे कि जो डिफ्यूजन होता है उसमें आपका पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ट्रांसफ़र होता है और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि जो ओस्मोसिस होता है उसमें केवल सॉल्वेंट का ही ट्रांसफ़र होता है, यानी कि वाटर का ही ट्रांसफ़र होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इतना समझ में आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम टोनिसिटी के बारे में कि टोनिसिटी क्या होती है। एक्चुअली प्लांट सेल के कांटेक्ट में जब वाटर रखा जाता है तो वो डिफरेंट अपने कैरेक्टर शो करती है, ठीक है ना। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपके लिए टर्म नई हो या फिर हो सकता है कि आपने ये टर्म पहले भी पढ़ी हो। अगर आपने पहले पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके लिए टर्म नई है तो गाइज इन टर्म को ज़रूर याद कर लो, क्योंकि आपका ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम आने वाली है। बायोकेमिस्ट्री में तो आपके काम आती ही आती है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी ये काम आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये आपका एनिमल सेल्स है, यहाँ पर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करी गई है। जो एनिमल सेल्स होती हैं वे लाइट, नॉर्मल और श्रिवल्ड या फिर श्रिंक सेल कहलाती हैं। ये सेल के नाम है कि सेल लाइट कब हो रही है, नॉर्मल किस कंडीशन में थी या फिर श्रिवल्ड किस कंडीशन में होने वाली है, सॉरी। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से प्लांट में पूछ लिया जाता है कि टर्गिट, फ्लैसिड या फिर प्लाज्मोलाइट कब होने वाली है, ठीक है ना। तो इसे समझने के लिए थोड़ा एक आगे चलते हैं और इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। और इनका बेस क्या है? इनका बेस है सोल्यूट। याद रखना है इनका बेस है सोल्यूट। जब हम आइसोटोनिक की बात करेंगे तो आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपका सोल्यूट की मात्रा होगी वो किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है और सोल्यूट है उन दोनों की मात्रा सेम होने वाली है, ठीक है। नहीं समझे? दोबारा समझो। जो आपका आइसोटोनिक है उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की मात्रा बराबर होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद आपका हाइपरटोनिक में क्या आ जाता है? हाइपर का मतलब होता है मोर, ठीक है ना। तो मोर मतलब आपकी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सॉल्वेंट के रिलेशन में अधिक होने वाली है, ठीक है। यानी कि दोबारा समझो, देखो अब क्या है कि आपका कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका कब मिलकर बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है ना। सॉल्वेंट मान लो आपका वाटर है और सोल्यूट आपका NaCl मान के चलो, ठीक है ना। जब NaCl की मात्रा, जो NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप ये मत समझो कि आपका अगर 1 लीटर वाटर है तो उसके लिए 1 किलो नमक चाहिए होगी, ऐसा नहीं होता। हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। यानी कि 1 लीटर वाटर में जितने मॉलिक्यूल आपके वाटर के लगते हैं उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल जब NaCl के प्रेजेंट हो, यानी कि सोल्यूट की मात्रा उस आपके सॉल्यूशन में ज़्यादा हो, तब वो कहलाता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लेस और टोनिक मतलब स्ट्रेंथ, यानी कि जब आपकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग कम हो तब वो आपका कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इन तीनों को कि हम सेल से किस प्रकार से इस सेल के लिए इसे किस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि हाइपरटोनिक वर्सेस आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस प्रकार से हमारे सेल के लिए काम करता है। तो हाइपरटोनिक में मैंने आपको क्या बताया है कि देखो अब इसको थोड़ा पीछे चलते हैं और इसको इस वाले डायग्राम से समझते हैं।
तो देखो इस हाइपोटोनिक से समझते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है। मान लो ये कोई आपकी एनिमल सेल थी, ठीक है ना, ये फ्यूचर दे दिया है इसका, बट हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि ये आपकी कोई सेल थी। अब इस सेल को किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जहाँ पर आपकी साल्ट की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है ना। साल्ट की कंसंट्रेशन तो लो है, बट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने वाली है। जब सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन इस मीडियम में ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वाटर सेल के अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब समझ में आया कि आपका वाटर अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि वाटर इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है कंपेयर टू इस सेल के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए वाटर इस सेल के अंदर गया। नहीं समझे कोई नहीं, हाइपरटोनिक में समझो। हाइपरटोनिक में क्या है कि देखो ये आपका कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ था, इस सॉल्यूशन में इस सेल को डाला गया। जब इस सेल को डाला गया तो क्या हुआ कि देखो इस हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा तो ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूट आपका ज़्यादा होने वाला है, बट सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम है। वाटर कम है तो वाटर ओस्मोसिस दिखाएगा। अब यहाँ पर ओस्मोसिस दिखाएगा, यानी कि वाटर जो सेल है आपके सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू इस सॉल्यूशन के, तो वाटर अब बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो आइसोटोनिक में क्या है कि सॉल्यूट भी यहाँ पर सही है, आपका सॉल्वेंट भी सही है, और सेल के अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट सही है, तो वाटर ना ही तो अंदर जा पाएगा ना ही बाहर आ पाएगा, ठीक है ना। आइसोटोनिक यानी कि नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। जबकि आपकी जो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर तो आपकी कम है और वाटर की मात्रा बाहर ज़्यादा है, इसलिए वाटर अंदर की तरफ एंटर करेगा। और जब अंदर की तरफ एंटर करेगा तो सेल क्या होगी, सेल अब फूल जाएगी। फूलने के बाद सेल ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, यानी कि वस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी एनिमल सेल्स को रखेंगे तो वो उसका रिजल्ट लाइट आने वाला है, यानी कि वस्ट आने वाला है, यानी कि उसमें विस्फोट होने वाला है। अगर किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे देन नॉर्मल है। अगर उसी को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है बट वाटर की मात्रा कम है, तो क्या होगा कि सेल इस सेल से वाटर बाहर आने की कोशिश करेगा और वो निरंतर बाहर आता चला जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगी, आपस में सिकुड़ती हुई चली जाएगी, और जब सिकुड़ती हुई चली जाएगी तो सेल हो जाएगी श्रिंक, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं श्रिवल्ड कंडीशन। तो एनिमल सेल में आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। नॉर्मल कंडीशन कब है आपकी, आइसोटोनिक में। जबकि जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो आपकी हाइपोटोनिक कंडीशन होती है उसमें जो है टर्जिट फेज बोल देते हैं, उसमें ये टर्जिट फेज आपकी नॉर्मल होती है, यानी कि वाटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका वाटर कंटेंट कितना ही अंदर आता चला जाए। इसको मतलब आप देखते होंगे कि वाटर को जो आपका प्लांट होता है वो सब वाटर ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू अस, ठीक है ना। तो यानी कि टारगेट सेल जो होती है वो कैसी होती है वाटर के अंदर, नॉर्मल। जबकि जहाँ पर जो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वहाँ पर आपकी जो प्लांट सेल आप जो अपना रोल मतलब जो अपना उसका बिहेवियर होता है वो फ्लैसिड होता है, ठीक है ना। इसके बाद जब सेल किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है, जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वहाँ पर वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, यानी कि वाटर इससे बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर वाटर की कमी है बट सॉल्यूट जाते हैं। तो आप इस बात को याद रख सकते हो। अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आया तो इस भाग को जो टोनिसिटी है उसको रिपीट करके आप देखना, तब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से बताया है मैंने। इसके बाद बात करते हैं, अब ये वाला चार्ट और देख लेते हैं कि देखो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और आपका हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है कि हायर सॉल्यूट आउटसाइड, हाइपर का मतलब सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर है। ये देखो ये आपका कोई भी एक बीकर था, बीकर में आपकी आरबीसी डाली हुई है, ठीक है ना। इस बीकर में आपका ये वाइट कलर का आप सॉल्यूशन समझ सकते हो,
ठीक है ना। तो अब कोरिलेट करो इससे कि हाइपरटोनिक में क्या है कि हायर सोल्यूट आउटसाइड, यानी कि आपके जो वाइट कलर का ये एरिया है यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट हायर वाटर इनसाइड, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है आपका वाटर इनसाइड ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि सेल के अंदर ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगा, वाटर मूव आउट, यानी कि वाटर अब बाहर की तरफ निकलना जाएगा और सेल हो जाएगी आपकी श्रिंक, यानी कि सेल आपकी सिकुड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है जहाँ पर आपका इक्वल सोल्यूट होता है, यानी कि इस सॉल्यूशन में ये वाइट कलर का जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा दोनों बराबर होती है, ठीक है ना। इक्वल वाटर होगा, नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा, आपकी जो सेल होगी वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। इसके बाद आपका हाइपोटोनिक आ जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो आपका हायर सोल्यूट इनसाइड, अब इनसाइड आपका हायर सोल्यूट होता है जबकि वाटर जो है इनसाइड लो होता है, ठीक है, वाटर इनसाइड लो होता है, हायर वाटर आउटसाइड। अब ये बाहर की तरफ जो वाइट कलर का एरिया देख रहे हो यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इस सेल के अंदर। तो अब वाटर क्या काम करेगा, बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो सेल सूज जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल बस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप देख सकते हो। तो नॉर्मल हमारे सेल को एक आइसोटोनिक कंडीशन चाहिए होती है। आई होप गाइज अब आपको टोनिसिटी में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसको हम एक बार फिर पढ़ेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अब बढ़ते हैं। अब आपने देखी होगी कि वाटर की दो स्टेज आती हैं। जब आप वाटर को कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो एक तो आपको क्लियर क्यूब चमक रहा होगा, एक आपको थोड़ा क्लाउडी क्यूब चमक रहा होगा, यानी कि थोड़ा जो है हम इसके आर पार नहीं देख सकते, बट इसके आर पार हम देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम किसी भी लिक्विड, वाटर लिक्विड को जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो अब आप ये देखो कि आपका जो टैप वाटर होता है या फिर जो आपका ट्यूबवेल का पानी होता है, अगर हम उसको डायरेक्ट फ्रीजर में रख दें, फ्रीजर के भी आइस बॉक्स में रख दें, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट में इस प्रकार की आइस देखने को मिलेगी। जो आपकी आइस जमेगी वो इस प्रकार की रहेगी। जबकि अगर हम उसे जो जहाँ से हमने वाटर लिया है, सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकती है, आपका टैप वाटर हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम उसको उबाल लें और उबालने के बाद उसको फिर आइस में रखें, तो आपको इस प्रकार के ये क्रिस्टल नज़र आने वाले हैं आइस के, ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हो। तो मतलब पीछे का कहने का मतलब क्या है कि देखो जो आपका ट्यूबवेल से आपने वाटर लिया, इसमें क्या होता है कि इसमें गैस भरी हुई होती है। वह गैस आपके नाइट्रोजन हो सकती है, वो गैस आपकी ऑक्सीजन हो सकती है, और भी एक्सेट्रा गैस हो सकती है। तो जब हम उसको फ्रीज में रखते हैं तो वाटर को, आपको पता है वाटर मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है जब अपनी सॉलिड स्टेट में रहता है, तो वे गैस उन बॉन्ड में फंस जाती हैं, ठीक है, वे गैस उन बॉन्ड में फंस जाती है। जबकि जब अगर हम पानी को बॉयल करेंगे, बॉयल करने पे क्या होगा, जितनी भी हमारी गैस होती हैं वे सब वेपर फॉर्म में उस वाटर से निकल जाती हैं, और जब हम उसको फ्रीज करते हैं तब हमें ऐसा क्लियर आइस दिखता है, ठीक है ना। तो इस आइस में गैस भरी हुई है और इस आइस में गैस नहीं है। तो मेन रीज़न ये है इसका, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये रीज़न पता लगा होगा अभी। अगर आपको पहले से पता लगा है तो ठीक है, मतलब अगर आपको पहले से पता है तो भी कोई नहीं, अगर आपको अभी पता लगा है तो गाइज वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं वीडियो बनाता तो हूँ, बट आप ना ही तो इसको लाइक करते हैं, ठीक है, ना ही इसमें कुछ नीचे कमेंट करते हैं। तो ऐसा मत करो, आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद वीडियो में क्या खराबी है, क्या और अच्छा करना चाहिए, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करो। वो आपका 1 मिनट मुझे बहुत खुशी देता है और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता है कि मैं अगली वीडियो में और अच्छा बनाऊँ, ठीक है। तो कमेंट और लाइक ज़रूर, या फिर डिसलाइक कर दिया करो, कोई नहीं, अगर लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं वाटर की, ठीक है।
कि वाटर इज ए लिक्विड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि वाटर का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इट इज़ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस एंड ऑल्सो कलरलेस। ठीक है। इसके बाद वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, हम देखते हुए पढ़ लिया है हमने। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, ये भी पढ़ लिया है। सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज हाइड्रोफिलिक, बात कर ली हमने। हाइड्रोफोबिक की भी हमने बात कर ली कि जो सब्सटेंस वाटर में हमारे अच्छे से नहीं घुल पाते उनको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ऑल द मेजर कंपोनेंट इन सेल प्रोटीन डीएनए एंड पॉलीसैकेराइड्स आर डिजोल्व इन वाटर, ये भी देख लिया हमने। प्योर वाटर हैज़ ए लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इस पॉइंट को आप याद रखना कि जो आपका प्योर वाटर होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, और ये आपकी वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ टर्म याद रखना, जैसे कंडेंसेशन क्या होता है आपका, ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, तो ये सब्लिमेशन क्या होता है। अगर आप इस साइकिल को ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस साइकिल को हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम काफ़ी डिफरेंट, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तब इस वाटर साइकिल को भी वहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, अपनी वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसका उत्तर दो, और उत्तर देने के बाद आप जा सकते हैं। आई होप गाइज आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आप ये पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। 4 गैसेस, इसमें 4 गैसेस दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर डिजोल्व इन वाटर इन टर्म ऑफ देयर सोल्युबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि इस ये देखो इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि इसमें इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया है, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 4 गैस दी है, तो देखते हैं। देखो ऑक्सीजन नहीं हो सकता क्योंकि नॉन पोलर है। अमोनिया हो सकता है, अमोनिया इसमें भी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड मैंने बता दिया था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अमोनिया के बाद आने वाला है। तो सॉरी, यहाँ पर अमोनिया के बाद ये आपका ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अमोनिया के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, और इसके बाद भी नाइट्रोजन अगर देता वो कोई भी एग्जामिनर तो। ठीक है ना। तो आई होप गाइस इसका जो आपका आंसर है नंबर 4 है। तो आई होप गाइज लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर मुझे कुछ और करना चाहिए वीडियो में जो मैं लैग कर रहा हूँ तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है ना। इसी के साथ थैंक यू गाइज, टाटा एंड बाय बाय।